इस वक्त की बड़ी खबर तुर्की से आपको बता दें। जनूब मशरकी तुर्की में जलजले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई। कई इमारतें मुहद्दम हो गई है। कम से कम 5 लोगों की हलाकत हुई है। हलाकतों में इजाफा हो सकता है। वहीं राहत और बचाव का काम जारी है। तो तुर्की की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जनूब मशरकी तुर्की में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 7.8 की शिद्दत दर्ज की गई है। कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं। 5 लोगों की हलाकत की खबर है। वहीं इन हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। तो तुर्की में जलजले से नुकसान आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7.8 शिद्दत रेक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। वहीं कम से कम 5 लोगों की हलाकत की खबर सामने आ रही है। वहीं ये कहा जा रहा है कि इन हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। जनूब मशरकी तुर्की की हम बात करें। आगे बढ़ते हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। वजीर-ए-आजम बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इफ्तिताह करेंगे। 8 फरवरी तक होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद तवन्नाई की मुंतकली के पावर हाउस के तौर पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करना है। इसके बाद वजीर-ए-आजम टुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का संग बुनियाद भी रखेंगे। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में हुई बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। श्रीनगर में बीती शब से हल्की से औसत बारिश हो रही है। आज दोपहर तक महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशेंगोई की है। महकमे के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 9 और 11 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। श्रीनगर में बीती शब से हल्की से औसत बारिश हो रही है। आज दोपहर तक महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशेंगोई की है। वहीं महकमे के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 9 और 11 फरवरी को भी बारिश हो सकती है। और इस वक्त आपको बता दें, श्रीनगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश हो रहे हैं। वहीं वेदर अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी हालात की जानकारी दे परवेज। जी बिल्कुल मुनज़्ज़म। मैं आपको बता दूं कि जैसा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन आई थी, कल रात 11 बजे से ही अगर हम यहाँ श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो कल रात से ही लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त थोड़ा बारिशों में कमी आई है, लेकिन सुबह तक लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई इलाकों में श्रीनगर के समेत बाकी जो अजला हैं, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, तो कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि जो बारिशें हैं वहाँ पर भी हुई हैं, बल्कि जो अपर रीचेस हैं वहाँ पे किसी किसी जगह जो है हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फर्दर प्रेडिक्शन है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उनका यही कहना है कि आज शाम तक यानी कि आज आफ्टरनून तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहेगा, जबकि प्लेन्स में बारिशें जारी रहेंगी, लेकिन जो अपर रीचेस हैं वहाँ पे लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, प्रेडिक्शन की गई है इस हवाले से। तो शाम से जो है फिर वेदर इंप्रूव होगा, लेकिन
9 और 10 8-9 के बीच में जो है एक और फ्रेश स्पेल बताया जाता है वेदर के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है और यहाँ जमीनी इलाकों में जहाँ प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे बारिशें एक बार फिर से एक वेट वेदर का स्पेल बताया जा रहा है। मुनज़्ज़म, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चलाई खुर्द इस टाइम चल रहा है और विंटर्स के जो 20 दिन होते हैं चलाई खुर्द में, इसमें अक्सर देखा गया है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बारिशें और स्नोफॉल मिक्स अक्सर देखा गया है। इसमें जो ठंड है उसका असर तो काफ़ी कम हो गया, बहरहाल जो पूरे चलाई कलान में था उसके निस्बत जो अभी ठंड है उसका असर अभी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है और माइनस से निकल के अब 0 के अबो ये टेम्परेचर आ गया है। कल की बात करें तो 1.8 डिग्रीज रात का टेम्परेचर रहा था, जो कि कदरे बेहतर रहता है। चले खुर्द की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा और गर्म टेम्परेचर उसको माना जाता है। माइनस जो यहाँ पे हुआ करता था चले कलान के 40 डेज में, उसमें काफ़ी कमी आई है। अब वो जो हिली एरियाज हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, इन एरियाज में तो अभी माइनस कभी कभी हो जाता है रात को, लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें या प्लेन्स की बाकी हम बात करें तो वहाँ पे माइनस डिग्री टेम्परेचर जो है वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री के अबो अब आता है 1 डिग्री 1.8 ऐसे ही पिछले काफ़ी रोज से आ रहा है। तो अब चलाई खुर्द के बाद फिर चलाई बच्चा आता है 10 दिन, मतलब अभी ये 30 दिन अभी हैं ठंड के अभी रहेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है मार्च एंडिंग से जो है वेदर इंप्रूव होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा और गर्मी में जो है थोड़ी बहुत शिद्दत आएगी। अभी अगर हम बात करें रात के टेम्परेचर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन जो ये बारिशें हुई है कल रात से, इससे दिन का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। अभी जो हमारी मेट डिपार्टमेंट से बात हुई तो अभी तकरीबन 2 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है इस टाइम। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, लेकिन जो वो बोन चिलिंग कोल्ड होती है चले कलान में, उससे लोगों को काफ़ी निजात मिली है। और अभी ये जो सर्दी है, ये सर्दी से चले कलान की सर्दी से अभी सर्दी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, तो ऐसे मौसम में अगर क्योंकि क्लाउडी काफ़ी रहता है तो क्या इस वजह से फ़्लाइट सर्विसेज पर कोई असर पड़ता है, रेलवे खदमात पर या फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से नेशनल हाईवेज़ की जब हम बात करते हैं क्या उस पर कोई असर पड़ता है? जी मुनज़्ज़ा, सबसे पहले तो अभी जो हमारे 15-20 मिनट पहले जो हमारे पास खबर आई है नेशनल हाईवे की, दोनों रूट से जो है ट्रैफिक जारी है। हालांकि नेशनल हाईवे के बारे में ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी पसी गिर के आके जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है वो रोक सकती है। लेकिन 20 मिनट पहले तक जो हमारा लाइव अपडेट वहाँ से मिल रहा था वो यही था कि ट्रैफिक जारी था, हालांकि बारिशें वहाँ पर भी हो रही हैं लेकिन ट्रैफिक अभी भी जारी था। जहाँ तक एयर ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो है ये जो रेंज का उतना असर नहीं रहता है। जब फॉग हो या फिर बर्फबारी हैवी हो, जब रनवे पे चलना जहाज़ों का मुश्किल हो जाए तो उस वक्त जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो जाती हैं या कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन आज की इस वेदर की अगर हम बात करें रेलवेज पे हो या फिर जो एयर ट्रैफिकिंग पे हो, उस पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी खासी है। हालांकि क्लाउडी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो फॉग जो रनवेज पे रहती है जिसकी वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें होती हैं प्लेन्स को, वो इस टाइम देखने को नहीं मिलती है। एक थोड़ा बहुत ओपन इस टाइम एनवायरनमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो एयर ट्रैफिकिंग है वो नॉर्मल अभी तक बताया जा रहा है। जो सुबह की फ्लाइट्स हैं उनके हवाले से यही अपडेट है कि नॉर्मल अपने टाइम पे वो चल रही हैं और ट्रेन के हवाले से भी जो सर्विसेज है वो लगातार चल रही है। हाईवे का अभी आधे घंटे का पहला जो अपडेट हमने दिया था कि हाईवे पे ट्रैफिक दोनों साइड से बदस्तूर जारी है, लेकिन हाईवे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी पस्सी आके गिर सकती है और ट्रैफिक बंद हो सकता है। ये अपडेट जो है हम अपने नाजरीन को लगातार देते रहेंगे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और अगर हम इस विंटर की बात करें, सख्त तरीन दिन जो है विंटर्स के चले कराम वो गुजर चुके हैं, ऐसे में ये विंटर कैसा रहा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें श्रीनगर शहर की तो श्रीनगर शहर में बर्फ़बारी उतनी खास हुई नहीं, लेकिन अगर हम पहाड़ी एरियाज़ की बात करें तो जम के बर्फ़बारी हुई है। 6 फुट के करीब कई एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। तो यही जो पहाड़ों पे जो बर्फ़बारी होती है ये यहाँ के हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही पानी जो है वो गल के फिर समर्स में प्लेन्स की तरफ आता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इन सब सेक्टर्स में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का जो पानी है, उसका जो बर्फबारी श्रीनगर में होती है उसका उतना यूज़ नहीं रहता है। हालांकि यहाँ से नॉर्थ कश्मीर को जा सकता है, लेकिन उतना यूजफुल नहीं रहता है जितना कि साउथ कश्मीर जो हिली एरियाज में जो बर्फबारी होती है, वो पानी फिर जहलम के जरिए यहाँ श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर को सैराब करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस हवाले से हम बात करें तो काफ़ी मिकदार में जो है बर्फबारी इस बारी इन एरियाज में हुई है। कहीं 5 फुट, कहीं 4 फुट, कहीं 6 फुट तक भी बर्फबारी दर्ज की गई है इस बारी। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद कदम है, चाहे हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें, या फिर जो समर्स में यहाँ पे लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो समस्या रहती है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इस बारी कम रहेगी, क्योंकि अच्छा खासा स्पेल जो है स्नोफॉल का वो यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा हमारा जो टूरिज्म सेक्टर इससे जुड़ा है, जो ये स्नोफॉल विंटर्स में हमारा रहता है, यहाँ पे जो गुलमर्ग के एरियाज हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हमने पिछले काफ़ी दिनों में वहाँ पे देखा। हालांकि कुछ एवलांच की वजह से जो है कुछ हादसात ऐसे भी हुए वहाँ पे जो कि बड़े ही दिल खरोश थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे, चाहे बैरून मुल्क से हों या फिर अपने कंट्री से टूरिस्ट हों, बिल्कुल वहाँ पे जा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। स्कीइंग वगैरह जो जितने भी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्नो स्पोर्ट्स की, विंटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद जो है वो खेलो इंडिया भी अब होने जा रहा है वहाँ पे, जिसका अनाउंस ऑलरेडी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कर दिया है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो बर्फबारी रहती है, ये न सिर्फ एग्रीकल्चर, न सिर्फ हॉर्टिकल्चर, बल्कि ओवरऑल जो कश्मीर की ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टूरिज्म से भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और टूरिज्म को भी एक बूस्ट मिलता है इस स्नोफॉल से, क्योंकि कश्मीर हो और स्नोफॉल हो और टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक काफ़ी होता है कि टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट हो यहाँ कश्मीर की तरफ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को ये खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। जी मुनज़्ज़र, बिल्कुल परवेज, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे में हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो खुर्द में क्या देखा जाता है कि टूरिस्ट ज़्यादा रुख करते हैं कश्मीर का कंपेयर टू अगर हम चिले कलां की बात करें, क्योंकि चिले कलां में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, अक्सर लोगों के लिए वो टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या अगर हम देखें कि खुर्द और चिले कलां में, खुर्द में ख़ास तौर से टूरिस्ट का रश कैसा रहता है? बिल्कुल मुनज़्ज़र, जैसा कि मैंने कहा कि जो खेलो इंडिया का जो इवेंट है वो भी पर्टिकुलर इसी सीज़न में रखा गया है खुर्द में, क्योंकि बर्फ़बारी कम रहती है, सर्दियां कम हो जाती हैं और अच्छी खासी जो पहले स्नो स्पेल हुई हो वो भी जमा रहती है। तो इस वजह से जो टूरिस्ट हैं, चाहे फॉरेन टूरिस्ट कहें या फिर देसी टूरिस्ट कहें, दोनों काफ़ी तादाद में जो है वैली का यहाँ पे रुख करते हैं। हमने देखा कि पहले से जो होटल्स वगैरह है वो पैक थे यहाँ पे विंटर टूरिज्म के लिए, चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, या फिर इस बारी जो है दोदपथरी भी एक बड़ी तादाद जो है सयाहों की वो गई यहाँ पे, क्योंकि पहले तो वो बंद रहता था विंटर्स में, लेकिन इस बारी वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वहाँ पे भी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। सोनमर्ग की बात चली थी कि सोनमर्ग को भी एक विंटर डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, हालांकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसमें अक्सर बेशतर वो खलल देखी जाती है और उसको कंटिन्यूसली खुला नहीं रख पाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी यही रहती है कि जो विंटर डेस्टिनेशन हैं, क्योंकि सोनमर्ग में भी काफ़ी पोटेंशियल है विंटर स्पोर्ट्स का, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो कोशिश यही रहती है कि जो ऐसे स्पॉट्स हों जहाँ पे विंटर एक्टिविटीज़ हों स्पोर्ट्स के हवाले से, तो इनको लगातार जो है विंटर्स में भी चालू रखें। हमने देखा अच्छा खासा रश जो है वो पहलगाम की तरफ आया, हमने देखा अच्छा खासा रश, गुलमर्ग तो है ही विंटर डेस्टिनेशन, फेवरेट विंटर डेस्टिनेशन है लोगों की, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। न सिर्फ गुलमर्ग की बात करें, हम सोनमर्ग की बात करें, चाहे पहलगाम की बात करें, तो काफ़ी भीड़ रहती है। और अब क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो रहे हैं तो ऐसे में और भी लोग रुख कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि होटल्स भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, तो विंटर की भी अपनी जो एक खूबसूरती दिखाई देती है कश्मीर में, वो लोग बहुत पसंद करते हैं और उसको देखने के लिए वादी का हर साल रुख करते हैं। परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सयाती मकाम गुलमर्ग में इसकी पेट्रोलिंग माहिरीन ने बर्फानी तोदे के अचानक खतरात से बचने के लिए हिदायत और
कुछ रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इससे स्कीयर्स को मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के हादसे से बचने के लिए मदद मिलेगी। गुलमर्ग में सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े अफरवट, कंगलूरी और दूसरी चोटियों को पहले ही बर्फानी तूफान आने की सूरत में रेड जोन के दायरे में रखते हैं और स्की पेट्रोलिंग टीम की जानिब से गैर मुल्की स्कीयर्स को सलाह दी जाती है कि वो इन जगहों पर न जाएं। गुलमर्ग में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल स्की पेट्रोलिंग टीम मौजूद है, जिनकी निगरानी अमरीका से आए हुए स्की एक्सपर्ट कर रहे हैं। वाज़ेह के साथ मकाम गुलमर्ग में चंद रोज पहले बर्फानी तूफान की जद में आए पोलैंड के 2 गैर मुल्की स्कीयर्स की मौत के बाद यहां एडवाइजरी जारी कर दी गई। गुलमर्ग के अफरवट पर पहुंचकर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने पेट्रोलिंग माहिर मेराजुद्दीन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। अफरवट की पीक पर हम खड़े हैं और यहाँ चंद दिन पहले जो एवलांच आया था, उस एवलांच में 2 जो फॉरेनर्स थे, स्कीयर्स थे, उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद कुछ और एवलांचेस आए थे और जिनमें कोई जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ है। और उस सिलसिले में यहाँ पे जो गुलमर्ग के अंदर पेट्रोलिंग टीम होती है और वो इन पहाड़ियों की निगरानी करते हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे जो बोर्ड्स है, साइन बोर्ड्स है, उनको चस्पा किया जाता है। और ये जो ये अफरवट पीक है, कंगडोरी है और इन पहाड़ियों पर जो ये स्कीयर्स आते हैं वो इन पहाड़ियों पे स्कीइंग करते हैं और बैक साइड कंट्रीज जिसे हम कहेंगे, कुछ पहाड़ियों का नाम दिया है जो यहाँ स्की की लैंग्वेज में, और इन पहाड़ियों पर ये स्कीइंग कर रहे हैं। वहाँ पे जाने की इजाजत हो, वहाँ ग्रीन जोन करार दिया जाता है और रेड जोन में बाज़ाब्ता तौर पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या कुछ रहता है सुबह सवेरे से आप उन स्कीयर्स के लिए इन पहाड़ियों पर जहां जहां रेड जोन होता है, या मुख्तलिफ तफसीलन हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि लोग जान जाएंगे कि गुलमर्ग की पहाड़ियों पे कहाँ एवलांच रहने का खतरा रहता है, और वो तफसील से हमें बताएं क्या कुछ रहता है। शुक्रिया जनाब। सर, हम 15 मेंबर्स है यहाँ पर गुलमर्ग की पेट्रोल टीम के, ठीक है ना। तो हम यहाँ ही स्टेशनड है। हम जो एडवाइजरी देते हैं वो एडवाइजरी हम एक्चुअली बैक कंट्री के लिए देते हैं, जो रेड जोन है या ऑफ पीस्ट है। जो भी स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं स्कीइंग के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन तक ये एवलांच बुलेटिन्स पहुंचाए। जब फॉरेनर्स आते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से इन जगहों पे चले जाते हैं? अगर चले भी जाते हैं, क्या उनके पास वो वायरलेस सेट्स होते हैं? आपके पास भी होते हैं शायद। तो उस वक्त किस तरह कम्युनिकेशन होती है? और उससे पहले जब आप उनको बताते हैं कि ये रेड जोन एरियाज हैं, वो फिर अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उस वक्त उनके लिए क्या कुछ वहाँ से स्टेप्स उठाए जाते हैं? सर, ये जो ग्रीन जोन है, जब हम एवलांच मिटिगेशन करते हैं तो जितने भी फॉरेनर्स या डोमेस्टिक स्कीयर्स होते हैं यहाँ पर, वो पहले यहाँ ही टेस्ट करते हैं। 1 रन एटलीस्ट वो 1 रन यहाँ ग्रीन जोन में स्कीइंग करते हैं। उसके बाद वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाएं। बाहर कहाँ कि बैक कंट्री में, रेड जोन में, वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ वो इसलिए यहाँ आते हैं। मैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम में पिछले 19 साल से काम कर रहा हूँ। जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, जितने हमने उनके साथ बात की, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप व्हाई यू आर प्रेफरिंग टू स्की बैक कंट्री। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि हम आए हैं द एडवेंचर्स के लिए, थ्रिलिंग के लिए, हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम वहाँ ही स्कीइंग कर ले। और ये जो फॉरेनर्स आते हैं उनके पास भी ये एक रेडियो सेट होता है, वो इस तरह का रेडियो सेट होता है, वो फॉरेनर्स भी कैरी करते हैं और यहाँ के जो लोकल गाइड्स है वो भी कैरी करते हैं। अगर कहीं बैक कंट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमें इस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज देते हैं कि फलां जगह पे एक्सीडेंट हुआ है या एवलांच हुआ है या कोई किसी को लगी है, तो फिर हम अप्रोच करते हैं जहां पे ये एक्सीडेंट या एवलांच होता है। तो जब आपको मैसेज मिलती है तो उस वक्त आपकी टीम कैसे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं? किस तरह की पहल वो रहती है बर वक्त पहुंचने में? जब भी कोई ऐसा मसला होता है, इंसिडेंट या एक्सीडेंट या एवलांच, हमारे 2 बंदे वहां रोटेशन बेस पे G4 पे रहते हैं। तो पहले हम उन्हीं को ये इन्फॉर्म करते हैं रेडियो पे कि अभी एवलांच आया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो स्कीयर्स होते हैं उनको पता नहीं होता एवलांच किस साइड में हुआ है, इसलिए हम उनको रोकते हैं वहाँ पर। हम वहाँ उस वक्त पुलिस को भी लेते हैं वहाँ पर, टूरिस्ट पुलिस है या जेके पुलिस है, तो वो हमें बहुत मदद करते हैं उस वक्त उनको रोकने में, तब तक जब तक हम उनको सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं।
जो एवलांच में फंस जाते हैं। मुझे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं? जब बर्फ़ के नीचे कोई दब जाता है तो आपके पास कोई इक्विपमेंट्स भी होते हैं ताकि पता चल पाए कि कहाँ ये स्कीयर कहाँ दबा हुआ है बर्फ़ के नीचे? हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर है। वो हमारे हर वक्त हमारे साथ ही रहता है और जो भी स्कीयर यहाँ आता है वो उसके लिए मैंडेटरी है, उसको वो ट्रांसीवर होना चाहिए। अगर किसी के पास ट्रांसीवर नहीं है और वो एवलांच के नीचे दब गया तो इम्पॉसिबल है उसको रिकवर करना। अगर गेस्ट जो यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, अगर वो एवलांच बुलेटिन्स या एडवाइजरी फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। इस तरह मेहराज साहब ने तफसील से बताया है कि क्या कुछ सिस्टम रहता है इस गुलमर्ग के अंदर, और जो फॉरेनर्स हैं जो भी यहाँ आए हैं या लोकल जो स्कीयर्स है वो इन रूल्स पे, जो इनके रूल्स है, रेगुलेशंस है और इन रहनुमा खतूत जिससे हम कहेंगे, और उन पे अमल पैरा हो जाए, अमल करें, और ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर में चिनार के दरख्त मादूम होने के दहाने पर आ चुके हैं क्योंकि ये दरख्त गैर कानूनी तौर पर मुसलसल काटे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस खतरनाक रुझान को रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखिए हमारे नुमाइंदे रईस मागरी की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। चिनार ही कश्मीर की पहचान और शान है। लेकिन इन शानदार देवकामत पेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये रुझान वादी में सबको चौंकाने वाला है। ये माहौल दोस्त दरख्त आइंदा चंद सालों में मुकम्मल तौर पर मादूम हो सकते हैं। इस तशवीशनाक अमर पर माहिरीन कहते हैं कि अगर इनकी देखभाल और बका के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो ये दरख्त जन्नत बेनज़ीर से गायब हो जाएंगे। सबसे पहला रीज़न जो है अर्बनाइजेशन, मतलब लोगों के लिए रोड्स बन रहे हैं, मतलब मैग्नेमाइजेशन होती है। चिनार एक शैलो रूटेड ट्री है, इसके रूट्स जो है सतह से बिल्कुल साथ में होते हैं 1-1.5 फीट। अगर इसमें अर्थ फिलिंग होगी, इसमें लैक ऑफ मतलब मॉइस्चर होगा या एक्सेस ऑफ मॉइस्चर होगा, जो आजकल जितनी भी मतलब चाहे रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखा जाता है कि चिनार के रूट्स में डैमेज होते हैं। जो चिनार है इसके इर्द गिर्द कम से कम 30 फीट एरिया जो है वो इसका बफर जोन होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द कोई इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एक चिनार को मतलब हाइट अटेन करने में 50 साल लगते हैं, उसके बाद कंप्लीट मैच्योर होने में इस चिनार को 150 साल लगते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हमने पिछले 10 साल में चिनार लगाए, नंबर बहुत लगाया हमने, बट उसको वो लेवल, वो हाइट जो एक मैजेस्टिक चिनार जो कश्मीर की शान है, वो अटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। गुज़श्ता चंद सालों से वादी में चिनार के दरख्तों की तादाद में तेजी से कमी आई है। इंतजामिया और लोगों की तरफ से तामीरात, सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन मुताल्लिकीन कहते हैं कि हम इस कीमती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चिनार के ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने पर तवज्जो मरकूज है। पहले शहरी और देही इलाकों में चिनार के दरख्त मुश्किल से देखने को मिलते थे क्योंकि शजरकारी का अमल रोक दिया गया था। लेकिन चिनार के लाखों पौधे लोगों को मुफ्त दिए गए ताकि माहौलियात को होने वाले नुकसानात को कम किया जाए। चिनार किस तरह तबाहकुन हालात में अपना दम तोड़ रहा है लगातार कई सालों से, वो चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या सड़क बनाने के वो सारे साधन हो, गवर्नमेंट खामोश तमाशाही है, प्लांटेशन हो नहीं रही। और चिनार को बचाने के जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो चाहे नए सिरे से प्लांटेशन के हवाले से हो या इसके हवाले से जो इसके मुंसलिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्ट्री,
उनके सबक में शायद ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरी समाज ये भूलता जा रहा है कि इस गैर मामूली दरख्त ने समाजी और सकाफती नौइयत के गहरे नुकूश छोड़े हैं। इस पेड़ की छांव थके हुए मुसाफिरों और किसानों के लिए आरामगाह हुआ करती थी। त्योहारों के मौके पर लोग इन पेड़ों के नीचे जमा हुआ करते थे। इस पेड़ की घनी छांव में बच्चे खेल कूद का मजा लूटते थे। कितना ऊपर से गर्म क्यों ना हो, 35, 36, 37 डिग्री भी टेम्परेचर होगा, आप चिनार के दरख्त के नीचे जाओ, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर मिलता है, बहुत ठंडी मिलती है। जो ठंडी आपको एसी में नहीं मिलेगी वो चिनार के दरख्त के नीचे मिलती है। पुराने ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम कॉलेज स्कूल जाते थे तो बहुत गर्मियों में हम जाते थे चिनार के दरख्त के नीचे, जैसे एसपी कॉलेज और भी कॉलेज हम जाते थे, चिनार के दरख्त के नीचे बैठते थे, तो उसमें एक सुकून मिलता था, एक इत्मीनान मिलता था। अब क्या है, चिनार के दरख्त डे बाई डे ख़त्म होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जहाँ तक मेरा अपना सर्वे है, ये दरख्त जो थे वो सड़कों के इर्द गिर्द उस ज़माने के हुक्मरानों ने लगाए थे ताकि जो रास्ते में लोग चलें उनको फ़ायदा मिले। चिनार के दरख्तों के तई सभी की बेहिसी काबिल मलामत है। ये दरख्त हर दौर में कश्मीर की तारीख का गवाह रहा है। इसीलिए इस अजीम व खूबसूरत विरसे को बचाने के लिए सभी को ख्वाब गफलत से जागना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरी की रिपोर्ट।